आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा चार्ल्स डार्विन के बारे में। बाद में तो हमें डिटेल में पढ़ना है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उन्होंने जो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो भी थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, जो ये इवोल्यूशन की बातें थे ना कि वो लाइफ को कैसे इवोल्यूशनरी व्यू से देखा जाए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो था ये डार्विन महोदय का ही था। नवंबर 1859, नवंबर 1859, ये प्यारे से सर चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ये बुक पब्लिश कर दी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। और ये बुक आई ना, धमाल मच गया, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल बुक्स थी जो आज तक लिखी गई हैं। उनमें से इन्होंने एवोल्यूशनरी व्यू से लाइफ को देखा। इन्होंने दो मेन बातें बताई, पता है क्या? एक तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो ये जो बुक है ना, इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मेन दो बातें बताई गई थी। सो ही आर्टिकुलेटेड टू मेन पॉइंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, अब देखो दोनों पढ़ेंगे। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट का क्या है कि किसी एक एंसेस्टर से आगे की फ्यूचर जनरेशन्स आ रही हैं, है ना। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस में क्या हुआ कि एक एंसेस्टर है मान लो, ठीक, और उस एंसेस्टर से कई लोग मान लो अलग अलग जगह रहने गए थे, ठीक है। तो जो अलग अलग क्लाइमेट में रहने गए ना, वो उस क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट हो गए विद ईयर्स, कई जनरेशन्स में उस क्लाइमेट के हिसाब से उनके अंदर जो अच्छे गुण थे जो उन्हें उस क्लाइमेट में रहने दें, ठीक है, उसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, जिसकी वजह से उनमें मॉडिफिकेशंस आ गए, ठीक। तो जो मेन एंसेस्टर था उससे अलग अलग स्पीशीज बन गई विद टाइम। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, यही कारण भी है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का। तो ये जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा है, लाइफ की यूनिटी को भी और डाइवर्सिटी को भी। देखो, सेम एंसेस्टर से आए, यूनिटी, तो कुछ चीज़ें कॉमन तो रहेंगी ना उनमें, यूनिटी, लेकिन सब में अलग अलग कुछ कुछ हो गया, तो डाइवर्सिटी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, ये हॉक है, ठीक, रेड टेल्ड है, लाल पूंछ वाला रेड टेल्ड हॉक। जानते हो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ब्यूटियो बोरियालिस। ये भी चिड़िया है, ठीक। फिर मैं कहूँ ये अमेरिकन फ्लेमिंगो है, हाँ, अमरीकी फ्लेमिंगो। इसको क्या बोलते हैं? फिनिकोप्टेरस रूबर। रूबर लाल लाल दिख रहा है? अंडरलाइन कर देना चाहिए यार, साइंटिफिक नाम है, नहीं तो बोलोगे मैम को नाम लिखने नहीं आते, ठीक। ये जेंटू पेंगुइन है। कौन है ये? जेंटू पेंगुइन। इसका साइंटिफिक नाम है पाइगो स्किलिस पापुआ है, पेपुआ।
ठीक। और ये बहुत सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया रानी कौन है ये? यूरोपियन रॉबिन। ठीक, इसका नाम है एरिथेकस रूबिकुला। अरे यार, ये जो वो बुक है ना जिसको पढ़ा रहे हैं कैम्पबेल, उसमें सारे नाम दिए हैं शानदार। इतने सुंदर पक्षी, इतने खतरनाक नाम, बताओ। अब देखो, ये सब चिड़िया लोग हैं, ठीक है, चारों चिड़ियाएँ हैं, सबके पास चोंच है, बीक है, सबके पास पंख है, विंग्स हैं, ठीक, सबके पास फेदर्स है, लेकिन सब में अलग अलग खासियत है। अगर मैं बोलूँ इसके विंग कहाँ गए पेंगुइन के, एक्चुअली अभी फ्लिपर का काम हो रहा है, ठीक है, विथ मैनी ईयर्स इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है और ये फ्लिपर्स हैं, ठीक है। तो ये फ्लिपर जैसा काम कर रहे हैं, तैरने में हेल्प करते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन है ना, ठीक। इसकी चोंच है, जो बीक है, ये इसे पानी में से जो भी चीज़ें खाता है, ठीक, छोटे छोटे क्रिल्स, मछली वगैरह जो भी खाएगा, उसको पकड़ने में हेल्प करती हैं, उस टाइप की रहेंगी इसकी डाइट के अकॉर्डिंग। इसके जो फेदर्स हैं वो ऐसा इवॉल्व हुए हैं कि इसे एकदम ठंडी वाली जगह में, जहाँ ये रहता है बर्फीली जगह में, वहाँ इंसुलेशन का हेल्प करें, ठीक। पानी में स्विमिंग करके खाना पकड़ता है, वहाँ वाटर प्रूफिंग का हेल्प काम हो, ठीक। तो एक तो ठंड से बचना है, तो उसमें इसके फेदर्स बहुत काम आते हैं, उस तरीके से इवॉल्व हो इसके फेदर्स बहुत सारे, उस तरीके से अरेंजमेंट फेदर्स का। बर्ड तो वही थी मेन एंसेस्टर, लेकिन उससे जब आगे बच्चे बने तो सब अलग अलग मॉडिफिकेशन। ये कौन है? फ्लेमिंगो, लाल वाला। देखो इसकी चोंच देखो ना, एल जैसी दिख रही है, इसकी बीक बहुत खासियत है, जानते हो, जब ये ऐसे नीचे मुंह डालेगा ना पानी में और अपना शिकार पकड़ेगा, तो इसकी ये टांगें खूबसूरत से और ये चोंच बड़ी हेल्प करती हैं। डांस टाइप का करेगा पैर से, और चोंच को ऐसे जब करेगा तो पता है पैर के डांस और चोंच के मूवमेंट से ऐसे ऐसे वाटर टॉर्नेडोज टाइप के बनते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना जिन्हें खाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वो फंसते हैं, ठीक, और उन्हें ये लपकता है, अपना मुंह खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है ना। तो इसकी जो चोंच है ना, ये जब नीचे जाएगी तो पानी में ऐसे हो जाएगी, मतलब हेल्प करती है इसको इसका खाना पकड़ने में। तो उसके हिसाब से इवॉल्व हुई है, ठीक। इसका गला देखो इस शेप है ना, तो ये सब क्या है? इवोल्यूशन ही तो है ना, ठीक है। और मॉडिफिकेशंस हैं जो इनके ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी टांगें देखो, ये अलग तरीके से मॉडिफाई है नाचने गाने के लिए पानी में, ताकि शिकार पकड़ सकें अपना। इनके लाल लाल पंख देखो, ठीक। ये हॉक महोदय, इन लोग की बीक ना बहुत शार्प होती है, ठीक है, जिससे ये अपने प्रे का छीछारेदार कर सकें, पूरा फाड़ सकें अपने मुंह से, ठीक है, ओके। तो ये इनके पंख हैं। तो देखो कहने का मतलब है जैसी डाइट वैसे बीक हो गए, हैं। ये छोटे छोटे कीड़े खाएगी, छोटे छोटे फ्रूट्स नट्स वगैरह भी खाती है, ठीक है। रॉबिन, यूरोपियन रॉबिन जी, तो इनकी चोंच ऐसी है, पतली छोटी सी प्यारी सी पॉइंटेड। बर्ड ये भी है। तो देखो विथ टाइम डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस हुआ है, ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। बोलते हैं डिसेंडेंट्स हैं, वो एक पूर्वज थे, उनसे सब डिसेंट हुए, लेकिन सब में अलग अलग मॉडिफिकेशन देख रहे हो आप। ओके, अब देखो ये जो डार्विन में होते थे, इन्हें 2 पॉइंट दे दिया। तो इन्होंने जो थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कुछ देखा होगा दुनिया जहान में, तब तो बनाई होगी ना। एक जहाज थी HMS बीगल, ठीक है, पानी का जहाज, वो घूमने घामने जा रहा था, तो ये भी 5 साल घूमे घामे, ठीक।
1831 से 1835 तक शायद घूम घाम के आए, ठीक। दुनिया देखी इन्होंने, गैलापागोस आइलैंड भी गए और इन्होंने क्या देखा, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। पहला कि कोई पॉपुलेशन है ना, उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, और सब में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ट्रेट्स जो होते हैं ना वो वेरी करते हैं, ठीक। और ये ट्रेट्स हेरिटेबल हैं, ठीक, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाएंगे। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ट्रेट्स में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि किसी पॉपुलेशन में स्पीशीज़ का कलर है, ठीक है, वो भी थोड़ा कम ज़्यादा रहता है ना, उस जगह के हिसाब से जिस जगह में वो रह रहे हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा, हम ह्यूमन की बात करें, स्ट्रॉन्ग सनलाइट वाले जगह में लोग रहते हैं तो वहाँ स्किन थोड़ी डार्क होगी, ठीक है, मेलानिन ज़्यादा होगा, स्किन को बचाना है यूवी रेज से। तो ऐसे ही तो नेचर ने इस चीज़ को सेलेक्ट किया है। तो जो चीज़ अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, है ना, उनमें वो चीज़ें बच्चों में पास होंगी और जो चीज़ें आपको उस इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प करेंगी वही चीज़ें ज़्यादा फेवर करके पास होंगी। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहली बात तो ये समझो कि वेरिएशंस होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं उनमें, ठीक। दूसरी चीज़ कि कोई भी स्पीशीज़ जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स, वो उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बहुत सारे पैदा होंगे, ठीक। और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, जितने सरवाइव कर सकते हैं उससे ज़्यादा, मोर देन द नंबर दैट कैन सर्वाइव, ठीक है। मतलब जितने बच्चे जिएंगे नहीं उससे ज़्यादा स्पीशीज, वो कोई ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा बच्चे, ठीक है। और ज़्यादा रहेंगे, खाना पानी कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अच्छा खाना पानी जगह कम है, तो कंपटीशन आएगा। अब इस कंपटीशन में, इस रेस में वही जीतेगा जो जिसमें वो कैरेक्टर होंगे जो ज़्यादा सूट करेंगे उस इन्वायरमेंट को, ठीक, ओके। अच्छा, तो तीसरा क्या देखा उन्होंने कि जो स्पीशीज रहती है जनरली क्या करती है, जनरली दे आर सूटेड टू देयर एनवायरमेंट्स, दे आर अडेप्टेड टू सर्कमस्टेंसेस या इन्वायरमेंट्स जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। जैसे जो एक चिड़िया है जिसको बीज ही खाना है, बस हार्ड सीड खाना है, तो उनका बीक बहुत स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए, है ना, ठीक। अब ये 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस बनाया इवोल्यूशन का, कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, और जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं सब में, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उनमें सब में अलग अलग ट्रेट्स भी हैं, ठीक है। तो जो ट्रेट्स इन्वायरमेंट में रहने में, एडेप्टेशन में ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना, जो ज़्यादा सूट करेंगे उस लोकल इन्वायरमेंट को, वही बच्चे ज़्यादा बचेंगे, सरवाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे देन लेस सूटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो हुआ ये कि देखो, तो इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड
traits, ठीक, that are better suited to local environment. They are more likely to survive and reproduce. वही जिंदा बचेंगे, वही बच्चे पैदा करेंगे ज़्यादा, ठीक है. Then less suited individual, then less well suited individuals. और ओवर जनरेशंस, जो जिनके पास ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स थे, ज़्यादा एडवांटेजियस ट्रेड्स, उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि वही बच्चे बच रहे हैं, वही फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं. तो जो दूसरे जो लेस सूटेड ट्रेड्स वाले लोग हैं वो तो गायब होते जाएंगे इन्वायरमेंट से, ठीक है. तो जो इवोल्यूशन होता है ना, उसमें अनइक्वल रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है, ठीक है. कैसे रिप्रोडक्टिव से, तो इवोल्यूशन में कैसी रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है? अनइक्वल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक. तो इससे क्या होता है? फाइनली विद टाइम वही स्पीशीज़ बचेंगी जो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेंगी, एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंट रिमेन्स सेम, ठीक है. इन्वायरमेंट को भी सेम रहना चाहिए. अगर इन्वायरमेंट सेम नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कि अचानक से कुछ इवेंट हुआ, वो इन्वायरमेंट ही बदल गया, तो अलग चीज़. एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन्स सेम. देखो, जैसे मान लो सिंपल सी एग्जांपल है कि ये पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स है, ठीक है, और यहाँ जो मिट्टी है डार्क कलर की है. अब इस बीटल लोग में इनको खाने के लिए चिड़िया आएगी, ठीक है, बर्ड आएगी. मान लो कोई बर्ड है जो इनको खाती है, तो वो बर्ड जो है उसके लिए डार्क मिट्टी में डार्क बीटल को खोजना थोड़ा कठिन है एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर बीटल, ठीक. तो मान लो शुरू में दोनों बीटल 50-50% थे. बाद में क्या हुआ? सफ़ेद वाले को तो चिड़िया खा गई. ये सफ़ेद नहीं है, लाइट कलर वाला है, ठीक है, उसको चिड़िया खा गई. तो ज़्यादा कौन बचा? डार्क कलर वाला. तो जो ज़्यादा बचेगा वही शादी ब्याह रचाएगा, ठीक है, बच्चे पैदा करेगा, सिंपली रिप्रोड्यूस करेगा. फिर ऐसे करते करते और कम कलर वाले को चिड़िया खा गई, डार्क कलर वाला ज़्यादा बचा. तो विद टाइम वही ज़्यादा बचेगा जो उस इन्वायरमेंट में छुप जा रहा है, अडेप्ट कर ले रहा है, अपनी जान बचा ले रहा है ना. क्योंकि इवोल्यूशन तो वही है ना, जो जान बचा पाएगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात. तो नेचर ने उसे सेलेक्ट किया है जो अपनी जो जिंदा रह पाए. नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है. तो जो इन्वायरमेंट है वो उसको सेलेक्ट करता है जो जीने में हेल्प करेगा, है ना. तो नेचर उन्हीं ट्रेड्स को सेलेक्ट करेगा, वही ट्रेड्स सेलेक्ट होंगे जो सर्वाइवल में हेल्प करेंगे. और एग्जांपल्स देखेंगे कुछ, ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वगैरह के, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह के. जैसे कि यहाँ देखो, चाहे हम हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे व्हेल हो, चाहे बैट हो, चाहे घोड़ा हो, सबके पास लिम्स हैं, ठीक, सबके पास लिम्स हैं. सबके में आप देख सकते हो बोन्स का पैटर्न सिमिलर है, ठीक. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, यहाँ देखो सबका वही हाल है, लगभग बेसिक पैटर्न सेम है. तो इससे क्या पता चलता है? हम लोग सेम एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है, लेकिन सब में मॉडिफिकेशंस हैं अपने इन्वायरमेंट में रहने के हिसाब से. इसको डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है. लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने मॉडिफिकेशन कराया, ठीक है. जो इंसान
जो स्पीशीज़, ये देखो ये सब अलग अलग स्पीशीज़ है ना, लेकिन एक कॉमन एंसेस्टर से आई थी। जिस इन्वायरमेंट में रहे उस इन्वायरमेंट में जो भी ट्रेड्स फेवरेबल थे वो सेलेक्ट होते गए विद नेचर, ठीक है, विद टाइम नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से विद टाइम क्या हुआ, मॉडिफाई हो गए, है ना। सब सेम प्रोटोटाइप मैमल से आए थे, हम सब मैमल हैं, ठीक। लेकिन फोरलिम्ब में मॉडिफिकेशन हो गया नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। इनफैक्ट जब हम फॉसिल एविडेंसेस देखते हैं, डीएनए एविडेंसेस देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, सब मैमल एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। और ये नेचुरल सिलेक्शन कई सालों में हुआ, एक दिन में नहीं हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि एक स्पीशीज़ है, एंसेस्टर है, उससे कई डिसेंडेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, ठीक। और समझ लो जैसे कि एक एंसेस्टर है, उनका पॉपुलेशन है, उससे कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग इन्वायरमेंट में टुकड़ों में टूट के चले गए, ठीक। तो वो जिस जगह में रह रहा है ना, उस हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ेंगे डार्विन्स की फिंचेस, ठीक है। ये डार्विन महोदय गैलापागोस घूमने गए थे, मैंने बताया HMS बीगल में हैं। गैलापागोस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लगभग 1835 के आसपास उन्होंने चिड़िया विड़िया देखी, ठीक है। तो जब भी देखा हो, उन्होंने ये पता चला कि एक चिड़िया थी, ठीक, जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड में थी, और ये एंसेस्टर्स जो थे कुछ, वो पहुंच गए गैलापागोस में। कहाँ पहुंच गए थे, कोई साउथ अमेरिका है, ठीक। और पैसिफिक ओशियन है, ठीक। यहाँ देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह में 900 किलोमीटर ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आप देख सकते हो, ठीक। गैलापागोस आइलैंड्स, कई आइलैंड्स का ग्रुप है ये। यहाँ से डार्विन ने स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए बर्ड लोग के, और उन्हें इतना समझ में आया कि यहाँ कुछ चिड़िया लोग हैं जो कॉमन एंसेस्टर से आई हैं, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग खाने के हिसाब से अडेप्ट हैं। जैसे इनकी चोंच है वो अलग, इनकी चोंच अलग, सबकी बीक अलग अलग है। ये बीज खाती है, सीड ईटर है, तो ये सीड को क्रैक करने के लिए इसकी एकदम लार्ज मजबूत चोंच है। इसको कीड़े पकड़ने हैं तो इसकी नैरो पॉइंटेड चोंच है, ठीक है, कीड़े पकड़ने के हिसाब से, ग्रीन वार्बलर फिंच के हिसाब, फिंच की। तो देखो ये कैक्टस खाने वाली है, देखो कैक्टस के फूल के ऊपर बैठी है, ठीक है। ये कैक्टस खाने वाली है, तो कैक्टस के फ्लावर को फाड़ के उसके पल्प को खाएगी, उसके बीज अलग। जैसा अब खाना वैसी चोंच, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने आपको एक रॉबिन दिखाई थी, पता है, उसकी भी मैंने चोंच बोली थी कि ये देखो पत्ती पॉइंटेड रहती है, कीड़े छोटे बहुत खाती है, ठीक, उसके हिसाब से और भी चीज़ें वो खाती है, कीड़े खाती है बहुत, तो उसके हिसाब से जैसे यहाँ भी अभी रॉबिन नहीं है, दूसरी चिड़िया, ठीक, इसकी चोंच वैसी हो गई। इंसेक्ट ईटर है, तो जैसा खा रहे हैं वैसे चोंच बन गई। तो ये क्या एक ही दिन में बन गई? नहीं, एक पॉपुलेशन थी जो आई गैलापागोस में, और अलग अलग, कोई बोल रहा है कि चलो हम पेड़ पे रहते हैं, कोई बोलता है हम कैक्टस में रहेंगे, कोई हम ज़मीन में रहेंगे, कोई कहीं रहेंगे, और उस हिसाब से हमें जो खाना मिलेगा हम खाएंगे। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपना अपना अलग अलग जगह बैठ जाते हैं, उस हिसाब से हम कई सालों में इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो देखो, तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ही तो है ये, है ना। क्या है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और नेचुरल सिलेक्शन ने इसमें रोल प्ले किया। नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करता है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हो कैसे रहा है, ठीक है, कि नेचर सेलेक्ट किए जा रहे हैं उन चीज़ों को जो फेवर कर रहे हैं उस जगह में। अब देखो कुछ नाम हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, सबके नाम नहीं पढ़ेंगे। पहले तो ये देखो, कॉमन एंसेस्टर बर्ड है, ठीक है, साउथ अमेरिकन मेनलैंड या कैरेबियन से आई, ठीक है। या अब देखो ये अलग अलग जगह रहने चले गए, तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये
दो जगह वार्बलर फिंचेस थी, है ना, अलग ही वार्बलिंग साउंड बनाते हैं, ठीक, वार्बलर फिंचेस आते हो। और दूसरी यहाँ गई, जिनमें से कुछ तो ज़मीन में रहने को बोली, ठीक है, कुछ ने ट्री में रहने को बोला, ये लोग का एक ग्रुप हो गया। और कुछ ने कहा चलो भाई हम बर्ड्स खाएंगे, ठीक है, बर्ड, हम वेजिटेरियन फिंचेस हैं तो हम इधर आ गए। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना डाइवर्सिफिकेशन, ये बताता है कि यहाँ से कुछ मेन कैरेक्टर्स थे, इनमें कुछ कॉमन थे, पर ये अलग अलग जगह रहने चले गए और विद टाइम उनमें एवोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर ये इनमें कुछ कॉमन, यहाँ पहुँचे, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर थे पर ये अलग अलग जगह रहने गए, ठीक है, और उस हिसाब से इनमें एवोल्यूशन हुआ, या अलग अलग चीज़ें अडेप्ट हुई। जैसे इन्होंने कहा हम ज़मीन में रहेंगे, इन्होंने कहा हम ट्री में रहेंगे, ठीक है। अब इनमें भी कुछ अडेप्टेशंस होते गए, तो जो कॉमन फीचर है अब वहाँ से वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर्स से, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीनिएज डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे ये कॉमन एंसेस्टर से यहाँ लीनिएज डाइवर्ज हो गई, यहाँ लीनिएज डाइवर्ज हो गई, ऐसे यहाँ लीनिएज डाइवर्ज हो गई, ठीक है, यहाँ लीनिएज डाइवर्ज हो गई, फिर ये यहाँ गए, यहाँ डाइवर्ज हो गई, यहाँ डाइवर्ज हो गई। अब देखो तो अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ देख सकते हो, बहुत सारी स्पीशीज़ दिख रही हैं आपको। अब जैसे मैं बोलूँ लार्ज ग्राउंड फिंच, ठीक है, इसका नाम जानोगे, इसका नाम है जियोस्पाइजा मैग्निरोस्ट्रिस। ये लार्ज ग्राउंड फिंच है और ये क्या खाती है, सीड खाती है, सीड ईटर है, ठीक है। सबके साइंटिफिक नाम की ज़रूरत नहीं है, कुछ के बताऊंगी क्योंकि कुछ के कैम्पबेल्स में दी है, ठीक। ये है कॉमन कैक्टस फिंच, कैक्टस ग्राउंड फिंच लिखा है ना, ये एक्चुअली कॉमन कैक्टस फिंच है, इसका नाम यहाँ दिया है देखो, जियोस्पाइजा स्कैंडेंस, ठीक है, तो ये यही वाली है, ठीक। और इसी रीडर में जियोस्पाइजा मैग्निरोस्ट्रिस दिया था, लार्ज ग्राउंड फ्रिंज, ये देखो, ठीक। और कैक्टस ग्राउंड फ्रिंज या फिर ये देखो कैक्टस ग्राउंड फ्रिंज, इसको कॉमन कैक्टस फिंच भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन कैक्टस फिंच। इसका क्या नाम हो गया, जियोस्पाइजा स्कैंडेंस, ठीक। फिर मैं कहूँ स्मॉल ट्री फिंच कहाँ गई, देखो ये स्मॉल ट्री फिंच है, ठीक है, इसका भी नाम बता देती हूँ, स्मॉल ट्री फिंच का कैमरिंकस पार्व्यूलस, ठीक है। तो ये हो गया, कीड़े खाती है, ये क्या है, इंसेक्ट ईटर है। और एक और इंसेक्ट ईटर वुडपेकर फिंच का नाम बता देते हैं, वुडपेकर फिंच का नाम है कैमरिंकस पैलिडस, देखो इसका नाम यहाँ लिख दूँ, ठीक है, देखो एक मिनट, इसका हटाती हूँ जियोस्पाइजा मैग्निरोस्ट्रिस का, क्योंकि इसका तो तुम्हें पता है, यहाँ लिखा है, ठीक है, लार्ज ग्राउंड फिंच का नाम यहाँ जियोस्पाइजा मैग्निरोस्ट्रिस, बड़ा कर देती हूँ, देखते रहना, ठीक। हाँ, अब मैं अगर कहूँ वुडपेकर फिंच का नाम लिखें, थोड़ा और बड़ा करें, आसानी से लिखते बनेगा, ठीक, कैमरिंकस पैलिडस, तो इसका क्या नाम है, कैमरिंकस पैलिडस, ये है वुडपेकर फिंच, ठीक है, कीड़े खाती है, इंसेक्ट ईटर है। वेजिटेरियन फिंच है एक, ये देखो ये रही, इसका साइंटिफिक नाम प्लैटिस्पाइजा क्रैसीरोस्ट्रिस है, इसका नाम यहाँ लिखो, तो इसका नाम हो गया प्लैटिस्पाइजा क्रैसीरोस्ट्रिस, ठीक है, क्रैसीरोस्ट्रिस फ्रूट ईटर है, ये क्या खाती है, फ्रूट्स खाते हैं, ये क्या खाते हैं ये लोग, फ्रूट्स, वेजिटेरियन है, फ्रूट्स खाती है, ठीक। फिर ये सुंदर सी ग्रीन वार्बलर फिंच, ग्रीन वार्बलर फिंच क्या खाती है, कीड़े, ठीक। ये ग्रीन वार्बलर फिंच का क्या, देखो हरी हरी है, ये कीड़े खाती है, इसका नाम बताती हूँ मैं, सर्थिडिया
ओलिवेशिया। ठीक है, ये क्या खाती है? इंसेक्ट। क्या खाती है? इंसेक्ट्स। ठीक है, तो सर्थिडिया ओलिवेशिया, ये ग्रीन फार्बुलर फ्रिंज। देखो ये नाम इसलिए बताया है क्योंकि ये कैम्बल्स में दिए हुए हैं, बस इसलिए बता दिया। ठीक है, ये नाम है। और तो ये देखो ये इनकी ट्री ऑफ लाइफ है। और ये जैसे इनकी सबकी चोंच अलग अलग आपको दिखेगी, जैसा जो खाना खा रहे हैं उनकी चोंच। अब जिसको सीड खाना है, ठीक, इनकी चोंच देखो मोटी मजबूत। ठीक है, वही जिसको कीड़े खाना है, ये देखो इंसेक्ट खाने वाली, इनकी चोंच पतली। तो जिसको जो खाना है उनकी चोंच उस हिसाब से रहेगी। ठीक है, इसको लार्ज ग्राउंड फिश सीड खाती है, इसकी चोंच देखो कितनी मजबूत है। बस इतनी चीज़ें बतानी थी। यहाँ सबके साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ कई स्पीशीज, देखो जियोस्पाइजा स्पीशीज दिखेगी आपको। ठीक है, जियोस्पाइजा, सब जियोस्पाइजा थी। ठीक, ग्राउंड फिंचेस हैं। कुछ सीड खा रहे हैं, कुछ कैक्टस खा रहे हैं, कुछ सीड खा रहे हैं। ट्री में रहने वाले, कुछ कीड़े खाने वाले, कैक्टोस्पाइजा। ठीक है, कैक्टस में ज़िंदगी बिताने वाले हैं, ये कीड़े खा रहे हैं पर इनका नाम क्या, इनके स्पीशीज़ के नाम कैक्टोस्पाइजा करके हैं। और ये कैक्टस खा रहे वाले वो जियोस्पाइजा हैं। ठीक, तो इंसेक्ट ईटर्स हैं ये कैक्टोस्पाइजा और कैमारिंकस, दो स्पीशीज़ हैं। ठीक है, कैक्टोस्पाइजा और कैमारिंकस। ठीक, स्पीशीज़ नहीं जीनस बोलना चाहिए मैंने, सॉरी। स्पीशीज़ तो सबकी अलग अलग है ना, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग जीनस है। ठीक है, जिस सेम एंसेस्टर है, यहाँ से बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ बनी जियोस्पाइजा की, बहुत सारी अलग स्पीशीज़ दिख रही हैं। यहाँ तुम्हें सेम एंसेस्टर है, उससे दो अलग अलग जीनस दिख रहे हैं, कैक्टोस्पाइजा और कैमारिंकस, उनकी भी अलग अलग स्पीशीज़ दिख रही हैं। यहाँ देखो ये प्लेटिस्पाइजा है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे वार्बलर फिंचेस की सर्थिडिया जीनस है, अलग अलग स्पीशीज़ है। तो ये एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी दुनियादारी स्पीशीज़ बन गई। था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पर एंसेस्टर एक था तो कुछ चीज़ें एक होंगी जो डीएनए और बाकी एविडेंसेस से पता चलती हैं, है ना। तो हो गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये इनकी ट्री ऑफ लाइफ है, पेड़ है। देखो पेड़ में ब्रांचेस होती जाती है ना, बस इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। मजे लो, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो देखो ये जो चिड़िया, सब चिड़िया लोग ले दे के, सब चिड़िया लोग और बैक में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो मैंने बताया था ना, ये दुनिया भर की जो अलग अलग दुनियादारी चिड़ियाँ हैं, चाहे ये रॉबिन हो, चाहे पेंगुइन हो, चाहे डार्विन फिंचेस हो, बहुत पीछे जाओगे ना एवोल्यूशन में तो लगभग सब एक ही एंसेस्टर से आई हैं। ठीक है, और पीछे जाओ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक एंसेस्टर से आए। इनफैक्ट और पीछे जाओ, जब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहुंच जाओगे। ठीक है, जब अर्ली प्रोकैरियोट्स रहते थे, वहाँ के जो डीएनए को कंपेयर करो आज के, तो ये चीज़ें पता चलती है कि हाँ सब लोग एक एंसेस्टर से आए हैं। और ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? देखो बैक्टीरिया में जेनेटिक कोड है, हम में भी है, यूनिवर्सल है जेनेटिक कोड, नियरली यूनिवर्सल है। मैं हर बार बोलती हूँ नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी लाइफ है, ऑल लाइफ इज़ कनेक्टेड थ्रू लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बाय बाय।